Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning. Students, in the previous video, we studied about central problems of an economy, then types of economy, solution of economic problem, concept of opportunity cost and marginal opportunity cost, and some more concepts related to that particular chapter. Now, in this chapter, we are going to study about the concept of, Today we are going to start chapter 3, that is Consumers Equilibrium Utility Analysis. In this chapter, we are going to study about the concepts of who is consumer, after that concept of utility, then measurement of utility, cardinal and ordinal measurement, after that concept of total utility and marginal utility and relation between them. Law of diminishing marginal utility, then basic assumption of law of diminishing marginal utility, then concept of consumer equilibrium, and after that assumptions relating to consumers equilibrium, marginal utility analysis and consumer equilibrium, basically the relation between them. After that, what is marginal utility of money, basic limitations of utility analysis. ये क्या है, हमारे पूरे चैप्टर का क्या रहेगा, एक रोड मैप रहेगा. ठीक है, वन बाय वन हम अपने सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना. आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर 3. चैप्टर 3 का नाम क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस. सबसे पहले हम इसके फर्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या है. पहला कॉन्सेप्ट क्या है, हु इज कंज्यूमर. आई गेस इस वाले टॉपिक को हम तीसरी बार पढ़ने जा रहे हैं, है ना. इससे पहले भी हमने 2 बार पढ़ा था. ये कहाँ पे, अपने इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पार्ट में कि कंज्यूमर क्या होता है. ठीक है, तो कंज्यूमर क्या होता है इसको हम समझते हैं. A consumer is an economic agent who uses goods and services for the direct satisfaction of his or her wants. क्या इसने समझाया हमें. Consumer is an economic agent who uses goods and services for the direct satisfaction of his her wants. Consumer क्या होता है, इकोनॉमिक एजेंट होता है. इकोनॉमिक एजेंट क्यों बोला गया, ये इकोनॉमिक वर्ड हम यूज कहाँ पे करते हैं. देखो, इकोनॉमिक वर्ड हमेशा वहां पे यूज करा जाता है जहां पे समथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी. ठीक है, कोई भी चीज अगर मनी से रिलेटेड है या जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहां पे वर्ड क्या यूज होता है, इकोनॉमिक. कंज्यूमर क्या होता है, इकोनॉमिक एजेंट होता है जो यूज करता है गुड्स एंड सर्विसेज को. किस चीज के लिए, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन. किस चीज के लिए, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन. अगर उसे किसी चीज से सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो क्या करता है, उसे कंज्यूम करता है. A consumer is an economic agent who uses goods and services for the direct satisfaction of his or her wants. ठीक है, कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट होता है जो गुड्स या सर्विस को यूज करता है. यूज करने का मतलब यहाँ पे कंजम्पशन से है. कंज्यूम करता है किस चीज के लिए, जिससे कि उसे सेटिस्फेक्शन मिले. बीइंग अ कंज्यूमर, जब भी तुम किसी सामान को खरीदते हो तो आपका खरीदने के पीछे उसके पर्पस क्या होता है, जिससे कि आपको उसे कंज्यूम करके सेटिस्फेक्शन मिले. लेट सपोज कि आपने क्या करा, अपने लिए एक जींस खरीदा. ठीक है, तो इस जींस को आप क्यों खरीद रहे हो, क्योंकि आपको इसे खरीद के सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है. आपने लेट सपोज कि एक आइसक्रीम परचेज करा. आप इस आइसक्रीम को क्यों परचेज कर रहे हो, क्योंकि इसे कंज्यूम करके आपको क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा. ठीक है, जनरली a consumer is thought of as an individual, but in practice consumer consists of institutions, individuals and group of individuals or households. कहते हैं इन प्रैक्टिस हमें यह समझाया जाता है कि कंज्यूमर का मतलब एक सिंगल पर्सन होता है. लेट सपोज कि आप भी एक कंज्यूमर हो, मैं भी एक कंज्यूमर हूं. लेकिन अगर हम अपने इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से देखें या अपने हम कॉमर्स के बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो हमारे कंज्यूमर हो सकते हैं वो कुछ भी हो सकता है. एक इंस्टीट्यूशन भी कंज्यूमर हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी कंज्यूमर हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी कंज्यूमर हो सकते हैं और उसके अलावा हाउस होल्ड भी. लेट सपोज इस चीज को समझते हैं. मान लो कि हमने क्या करा, मैं कॉर्पोरेशन हूँ, मैं कंपनी हूँ और मैंने क्या करा, किसी दूसरी कंपनी से गुड्स खरीदा. तो इस केस में मैं भी क्या हूँ, कंज्यूमर हूँ. भले मैं कंपनी क्या हूँ, एक आर्टिफिशियल पर्सन हूँ, उसके बावजूद भी मेरे को क्या बोला जाएगा, कंज्यूमर बोला जाएगा. कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द वे इन विच कंज्यूमर स्पेंड देयर इनकम. कंज्यूमर का बिहेवियर जो होता है, देखो कंज्यूमर के बिहेवियर की बात क्यों करी जा रही है, पहले हम इसे समझ लेते हैं. कंज्यूमर के बिहेवियर की बात इसलिए करी जा रही है क्योंकि पूरी जो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है, कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर या किसी पर्टिकुलर रेशनल पर्सन के बिहेवियर के ऊपर है कि किस तरीके से हम चीजों को क्या करते हैं, बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं. कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द वे इन विच कंज्यूमर स्पेंड देयर इनकम. कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो
उसका मतलब क्या हुआ, द वे इन विच कंज्यूमर स्पेंड देयर इनकम, कि कंज्यूमर किस तरीके से अपनी इनकम को क्या करता है, कंज्यूम करता है। ठीक है, तो इससे क्या आप किसके बारे में पता चलता है, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। अब इस चीज को समझते हैं कि कंज्यूमर के बिहेवियर का यहाँ पे मतलब क्या हुआ। देखो, लेट सपोज कि आपकी जेब में 10 रुपीज है। आप इस 10 रुपीज को किस तरीके से खर्च करोगे, आप अपने इस 10 रुपए को इस तरीके से खर्च करोगे कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। अब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हर एक पर्सन का अलग अलग हो सकता है। लेट सपोज कि किसी को इस 10 रुपए को डोनेट करके सेटिस्फेक्शन मिलता है, किसी को इस 10 रुपए को सपोज करो कि एक चॉकलेट परचेज करके सेटिस्फेक्शन मिलता है, किसी को इस 10 रुपए को लेट सपोज कि सेव करके सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो सबके जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो अलग अलग हो सकता है। कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द वे इन विच कंज्यूमर स्पेंड देयर इनकम। द कंज्यूमर डिराइव्स यूटिलिटी फ्रॉम हिज एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब ही सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। कंज्यूमर जो यूटिलिटी को ड्राइव करता है, कहाँ से करता है, वो एक्सपेंडिचर से, मतलब वो कैसे खर्च करता है, किस तरीके से खर्च करता है, उसी से क्या होती है, यूटिलिटी आती है। और हम अपने पैसे को, बीइंग अ कंज्यूमर, हम अपने पैसे को किस तरीके से खर्च करते हैं, जिससे मेरी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। अब अगर हम अपनी पूरी डिस्कशन में देखें कि कंज्यूमर क्या है या कंज्यूमर कौन है, तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट होता है जो अपने पैसे को इस तरीके से खर्च करता है कि उसको डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिले और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा पूरा डिस्कशन है। द कंज्यूमर चूजेस हिज एक्सपेंडिचर एंड मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी विद द गिवन इनकम एंड गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज मतलब पूरी डिस्कशन में हमें क्या समझ में आया कि जो कंज्यूमर है वो चूज करता है किस तरीके से अपने एक्सपेंडिचर्स को, जिससे कि उसकी यूटिलिटी क्या हो जाए, मतलब उसका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। अच्छा, उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा कैसे, विद इन गिवन रिसोर्सेज एंड विद इन गिवन इनकम। उसको अपने जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको क्या करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है। अब लास्ट में इसे समझते हैं कि कंज्यूमर कौन होता है। ठीक है, एक बार पूरा रिकैप ले लेते हैं कि कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट है। क्या है, कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट है। कंज्यूमर क्या है, एक इकोनॉमिक एजेंट है। ठीक है, जो कि क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है, किस चीज के लिए, जिससे कि डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, ये चीज, कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है जिससे कि उसको डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब हमने समझा कि कॉन्सेप्ट सॉरी कंज्यूमर क्या होता है, तो एक वर्ड निकल के आया, यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी का अगर मैं इंग्लिश मीनिंग समझूं तो इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, सेटिस्फेक्शन। क्या होता है, सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ, सेटिस्फेक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी को समझते हैं कि क्या है। यूटिलिटी का जनरल मीनिंग क्या है, सेटिस्फेक्शन। कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। क्या हमने समझा, कहते हैं कंजम्पशन से होता क्या है, आप किसी भी चीज को कंज्यूम करते हो, आप जींस परचेज करते हो, आप कार परचेज करते हो, अपने लिए मोबाइल फोन परचेज कर रहे हो, आप उसे परचेज कर क्यों रहे हो, क्योंकि आप क्या चाहते हो, सेटिस्फेक्शन चाहते हो। ठीक है, और सेटिस्फेक्शन भी कैसा चाहते हो, मैक्सिमम। कैसा सेटिस्फेक्शन चाहिए, मैक्सिमम। तो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू सेटिस्फेक्शन किस चीज का, ह्यूमन वांट्स का। क्योंकि ह्यूमन ही है जो क्या, जिसकी इच्छाएं कैसी है, अनलिमिटेड है। लेट सपोज यू कंज्यूम अ कप ऑफ टी एंड यू गेट सम सेटिस्फेक्शन। अगर आप किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हो तो आप किस चीज के लिए कंज्यूम कर रहे हो, जिससे कि आपको सेटिस्फेक्शन मिले। एंड हेयर वन थिंग मस्ट बी नोटेड दैट कि कंजम्पशन का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप उसे कंज्यूम कर रहे हो, आप उसे खा रहे हो। अगर आप एक जींस को पहन रहे हो तो ये भी एक कंजम्पशन है। ठीक है, अगर आप एक कार को परचेज कर रहे हो तो ये भी क्या है, कंजम्पशन है। अगर आप किसी को डोनेट कर रहे हो तो ये भी क्या है, कंजम्पशन है। ठीक है, तो कंजम्पशन का मतलब कभी भी कंज्यूम करने से नहीं होता। कंजम्पशन का मतलब किसी भी चीज से जो तुम्हें क्या है, पे करने के बाद एक सेटिस्फेक्शन लेवल दे। दिस सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी। ठीक है, सेटिस्फेक्शन को ही क्या बोला गया, यूटिलिटी बोला गया। यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। क्या बोला था, यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज सेटिस्फेक्शन, जो कि किससे मिलता है, हमें कंजम्पशन से मिलता है, किस चीज के, कमोडिटी के। Utility may be defined as satisfaction derived from the consumption of a commodity or it may be defined as want satisfying power of a commodity. इसने क्या बोला, यूटिलिटी को आप सेटिस्फेक्शन से भी समझ सकते हो, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, जैसे अलग अलग लोगों की जो वांट्स है वो अलग अलग सेटिस्फाई करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मंदिरों में जाके भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कार खरीद के या कार को ड्राइव करके क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो ये उनका सेटिस्फेक्शन लेवल है। तो सेटिस्फेक्शन लेवल कैन बी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे यहाँ पे एक चीज समझते हैं, देखो
एक पर्सन है, ठीक है, लेट सपोज कि एक पर्सन है, उसका नाम क्या है, मान लेते हैं कि ए उसका नाम है, ठीक है। अगर वो एक पिज्जा की स्लाइस को क्या करता है, कंज्यूम करता है, तो उसका सेटिस्फेक्शन कितना है, 12 यूटिल्स है। यूटिल्स क्या होता है, जो सेटिस्फेक्शन की यूनिट को मेजर करता है, ठीक है। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए किसी ना किसी यूनिट का इस्तेमाल करा जाता है, तो सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए यूटिल्स का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। इस दूसरी तरफ अगर वो इसमें से कुछ कंज्यूम करता है, लेट सपोज कि वो फ्रेंच फ्राई को क्या करता है, कंज्यूम करता है, तो यहाँ पे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है, 9 न्यूटन्स है। मतलब एक ही पर्सन के लिए अलग अलग गुड्स का सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी था। एक बार पूरा सम अप कर लेते हैं। कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वर्ड। कंजम्पशन अगर आप गुड्स और सर्विसेज का करते हो तो इससे क्या होता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है किस चीज का, ह्यूमन वांट्स का। हर एक पर्सन के लिए सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग हो सकता है, ठीक है। किसी का सेटिस्फेक्शन, लेट सपोज कि कार ए को चला के मिल रहा है, किसी को सेटिस्फेक्शन कार जेड को चला के मिल रहा है, ठीक है। तो यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन हो गया, जो कि किस चीज से आती है, कहते हैं किसी भी कॉमोडिटी को या किसी भी सर्विस को कंज्यूम करके आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हमने समझा। अब यहाँ पे हमें समझना है कि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी को कैसे समझा जाए, कैसे नापा जाए। क्या यूटिलिटी को हम कम ज्यादा के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, इसे समझते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो हमने मेजरमेंट का मतलब ऐसे ही समझा है कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, जिसे आप मेजर कर सके। लेट सपोज कि आप मिल्क को मेजर करते हो, आप ऑयल को मेजर कर रहे हो, आप पल्सेस को मेजर कर रहे हो, तो मेजर करने के लिए किसी न किसी यूनिट का इस्तेमाल करा जाता है। बट सेटिस्फेक्शन को कैसे मेजर करा जाए, इसे समझते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी में दो कॉन्सेप्ट है हमारे, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट। फर्स्ट वन इज कार्डिनल मेजरमेंट एंड सेकंड वन इज ऑर्डिनल मेजरमेंट। पहले हम समझेंगे कि किसने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करा, इसके बाद हम समझेंगे कि क्या इसके बेसिकली मतलब क्या इसका क्या है, अल्टीमेट सॉल्यूशन निकल गया है। टू ग्रेट इकोनॉमिस्ट एल्फ्रेड मार्शल एंड जे.आर. हिग्स हैव डिफरेंट ओपिनियन, ठीक है। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के नाते आपने कभी ना कभी इन लोगों का नाम सुना होगा, एल्फ्रेड मार्शल के बारे में एंड जे.आर. हिग्स के बारे में। ये दोनों के दोनों क्या है, इकोनॉमिस्ट है, जिन्होंने क्या करा, यूटिलिटी को लेके अपने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज को प्रेजेंट करा। पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है, पहले हमें एल्फ्रेड मार्शल के बारे में पढ़ना है। मार्शल बिलीव दैट वी कैन मेजर सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, इनको सबसे पहले समझ लेते हैं। जो भी हमारे नंबर्स है वो किसकी फॉर्म में होते हैं, सॉरी, कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, जो हमारी काउंटिंग की फॉर्म में होते हैं। लेट सपोज 1 2 3 4, ये क्या है, हमारे कार्डिनल नंबर है। टू ग्रेट इकोनॉमिस्ट एल्फ्रेड मार्शल एंड जे.आर. हिक्स हैव डिफरेंट ओपिनियन। मार्शल ने क्या बोला था कि जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है, इसको हम किस में मेजर कर सकते हैं, इसको हम कार्डिनल नंबर की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मैंने किसी कार को क्या करा, कंज्यूम करा हुआ है, तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है, 1 है या 2 है। लेकिन क्या ऐसे सच में पॉसिबल है, हम अपने सेटिस्फेक्शन को कभी भी इस तरीके से बोल सकते हैं कि किसी भी चीज को कंज्यूम करने के बाद मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिला या 2 सेटिस्फेक्शन मिला, नहीं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड बाय मार्शल टू मेजर यूटिलिटीज कॉल्ड यूटिल। जो एसआई है, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट है किसी भी चीज को मेजर करने की, नॉट किसी भी चीज, सॉरी, यूटिलिटी को मेजर करने की, वो क्या है, यूटिल्स है। क्या है, यूटिल्स है। कहते हैं 10, when you consume a cup of tea you can express your satisfaction as equal to 2 utils or 3 utils। मार्शल ने क्या बोला, अगर आप कभी भी किसी चीज को कंज्यूम करते हो, तो आप ये बोल सकते हो कि मेरे को 2 यूटिल्स का मतलब मजा आया, या 3 यूटिल्स का मेरे को मजा आया, इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इसी को क्या कहा गया, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। किसने इसको बताया था, या इस कॉन्सेप्ट को किसने हमें दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने। किसने, एल्फ्रेड मार्शल ने इस कॉन्सेप्ट को बताया था। एल्फ्रेड मार्शल ने इस चीज को हमें क्या है, बताया था। क्या इन्होंने बताया, एक बार पूरा समझ लेते हैं। दो इकोनॉमिस्ट थे, जिनमें से पहले हमारे एल्फ्रेड मार्शल हैं, जिन्होंने हमें कार्डिनल अप्रोच दिया। दूसरे हमारे जे.आर. हिक्स हैं, जिन्होंने हमें ऑर्डिनल अप्रोच दिया। मार्शल ने ये बोला था जो सेटिस्फेक्शन है इसको कार्डिनल नंबर की फॉर्म में मेजर किया जा सकता है। फिर इन्होंने ये भी बताया था कि हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है यूटिलिटी को मेजर करने की, वो यूटिल्स होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि वेट को मेजर करने की आपकी किलोग्राम है, इसी तरीके से इन्होंने बोला कि यूटिलिटी को मेजर करने की यूटिल्स होती है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला कि हमारी जो यूटिलिटी है वो किसकी फॉर्म में मेजर करी जा सकती है, नंबर्स की फॉर्म में मेजर करी जा सकती है। इसके बाद आते हैं हमारे कौन, जे.आर. हिक्स। कौन आते हैं, जे.आर. हिक्स। जे.आर. हिक्स ने क्या बोला, जे.आर. हिक्स की जो थ्योरी थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, ऑर्डिनल मेजरमेंट के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड थी, ऑर्डिनल मेजरमेंट के ऊपर। इन्होंने क्या बोला
इन्होंने बोला कि हम देखो, इन्होंने अल्फ्रेड मार्शल को क्या करा था, अपोज किया था। इन्होंने बोला कि हम कभी भी यूटिलिटी को नंबर्स की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि अगर आपने एक कार परचेज करा तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो 1, 2 और 3 है। इट कैन बी हाई, इट कैन बी लो, ठीक है, इट कैन बी मीडियम, बट इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 1, 2 और 3। हिग्स ऑन द अदर हैंड बिलीव दैट सेटिस्फेक्शन कैन ओनली बी रैंक्ड एज हाई और लो। हिग्स ने क्या बोला था, क्या नाम था इनका पूरा, J.R. हिग्स। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला कि रैंक को कभी भी आप कार्डिनल फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। रैंक हमेशा हाई और लो की फॉर्म में ही होती है। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स और यूटिल्स। इन्होंने क्या बोला था कि आप कभी भी रैंक को, सॉरी नॉट रैंक को, यूटिलिटी को आप यूनिट्स की या यूटिल्स की फॉर्म में नहीं बता सकते हो। वट यू कैन से इज दैट अ कप ऑफ टी गिव्स यू ग्रेटर सेटिस्फेक्शन देन अ कप ऑफ कॉफी। इन्होंने बोला कि आप इस तरीके से तो बता सकते हो कि आपको अ कप ऑफ कॉफी, a cup of coffee, or simply say a cup of tea gives more satisfaction, sorry, gives more satisfaction than a cup of coffee। बट आप ये नहीं बोल सकते कि आपको चाय पीने के बाद एक सेटिस्फेक्शन मिला या दो सेटिस्फेक्शन मिला। यू कैन नॉट से दैट अ कप ऑफ टी गिव्स यू 3 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी एंड अ कप ऑफ कॉफी गिव्स यू 2 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या बोला गया, ऑर्डिनल बोला गया। ठीक है, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी बोला गया। ठीक है, किसने दिया था ये, J.R. हिग्स ने। किसने दिया था, J.R. हिग्स ने। ठीक है, इस पूरी थ्योरी को क्या करा था, डेवलप करा था। ठीक है, तो J.R. हिग्स ने किसके बारे में बताया, ऑर्डिनल मेजरमेंट के बारे में। एंड हमारे अल्फ्रेड मार्शल ने किसको बताया है, कार्डिनल मेजरमेंट में। ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें से किसकी थ्योरी सही थी या किसकी थ्योरी गलत थी, या तुम लोगों के इसको लेके क्या ओपिनियन है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ तक हमें समझ में आया मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट क्या क्या होती है। ठीक है, अब हमें क्या समझना है, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले हमने समझा था कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी का जनरल मीनिंग होता है सेटिस्फेक्शन। ठीक है, एंड सेटिस्फेक्शन हमें किस चीज से मिलता है, किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को कंज्यूम करने से। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे समझना है कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, फिर हमें समझना है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। इसके बाद हम क्या समझेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। पहले हम समझेंगे कि टोटल यूटिलिटी क्या है। इट इज द सम टोटल, व्हाट, इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी दैट इज ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। क्या इस डेफिनेशन का मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से आपको जो टोटल उसमें सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज टोटल यूटिलिटी। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। लेट सपोज कि आप लोगों को एप्पल बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, आपको क्या है, एप्पल बहुत ज्यादा पसंद है, और आपके सामने एक प्लेट में बहुत सारे एप्पल रखे हुए हैं। ठीक है, लेट सपोज कि ये एप्पल 1 है, ये एप्पल 2 है, ये एप्पल 3 है, एप्पल 4 है, इस तरीके से 4 एप्पल रखे हुए हैं। जब आपने फर्स्ट पीस उसमें उठाया तो आपको उसको खाने के बाद बहुत ज्यादा टेस्ट आया, तो आपने बोला कि आपकी जो यूटिलिटी है वो 10 थी। कितनी थी आपकी यूटिलिटी, 10 थी। मतलब आपको उसे खाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिला वो 10 मिला। उसके बाद जब आपने दूसरा पीस खाया, देखो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब आप किसी चीज को पहली बार कंज्यूम करते हो तो आपको उसे खाने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है इन कंपेरिजन टू जब आप उसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट को कंज्यूम करते हो। फिर आपने क्या करा, उसके सेकंड यूनिट को उठाया और उसको कंज्यूम करा। इस बार आपकी जो यूटिलिटी थी वो कितनी थी, 9 थी। फिर आपने क्या करा, फिर से इस थर्ड एप्पल को उठाया और आपने क्या करा, इसको फिर से कंज्यूम करा। इस बार आपकी यूटिलिटी सिर्फ 7 थी। क्योंकि जितना आप उसे ज्यादा कंज्यूम करते जाओगे उतना उसे खाने का जो बेसिकली टेस्ट है या जो उसका फ्लेवर है वो क्या है, कम होते चले जाएगा। फिर जब आपने उसका फोर्थ यूनिट को कंज्यूम करा तो आपको सिर्फ यूटिलिटी मिला कितने का, 4 का यूटिलिटी मिला। तो यहाँ पे आपको जो टोटल यूटिलिटी है आपका कितना हो जाएगा, 10 + 9 + 7 + 4, इट मीन कितना हो जाएगा, 11, 9, 20 एंड 30। इन 4 एप्पल्स को खाने के बाद आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 30 यूटिल्स का। कितना मिला, 30 यूटिल्स का। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। इट इज द सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की सारी यूनिट को कंज्यूम करने के बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, नीचे इसने एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, एक एग्जांपल हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, एक बार इस एग्जांपल को पढ़ लेते हैं। इफ 2 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड एंड फर्स्ट यूनिट यील्ड सेटिस्फेक्शन ऑफ 10 यूनिट्स। अगर आपने किसी प्रोडक्ट की, किसी कमोडिटी की 2 यूनिट्स को कंज्यूम करा जिसमें पहले वाले से सेटिस्फेक्शन आपको 10 यूटिल्स का मिला, जबकि सेकंड वाले से आपको सेटिस्फेक्शन सिर्फ 9 यूटिल्स का मिला, तो इन दैट केस
हमारे पास टोटल सेटिस्फेक्शन कितना है 19 यूटिल्स का। यूटिल्स क्या होती है, यूटिलिटी को मेजर करने की एसआई यूनिट, एक तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यूटिल्स क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद जो भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो भी आपको यूटिलिटी मिलती है, उसको मेजर करने की यूनिट को क्या बोलते हैं, यूटिल्स मिलते हैं बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हुआ। अब हमें समझना है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते हैं, ठीक है। क्या समझना है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते हैं। देखो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी का, एंड आपके एग्जाम्स में कई बार इसे पूछा भी जाता है कि व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। It refers to the additional utility on account of consumption of an additional unit of a commodity। क्या इसने वर्ड बोला यहाँ पे, हमारा हाईलाइटेड वर्ड क्या है, एडिशनल यूटिलिटी। क्या बोला इसने, एडिशनल यूटिलिटी। मतलब मान लो कि इस वाले प्लेट में आपके पास अगेन 4 एप्पल्स रखे हुए थे और आपने क्या करा, इनके कंजम्पशन को करते चले गए। तो जब आपने पहले वाले को क्या करा, कंज्यूम करा, तो पहले वाले को कंज्यूम करा तो आपकी यूटिलिटी कितनी थी, 10। जब आप 2 सेकंड को कंज्यूम करोगे तो आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, 19। तो यहाँ पे आपको एडिशनल यूटिलिटी कितने की मिली, सिर्फ 9 यूनिट्स की, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। एक बार फिर से समझते हैं। इट रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। जब आप एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हो, लेट सपोज कि हम अपने एप्पल वाले एग्जांपल को ले लेते हैं। जब मैंने 1 यूनिट को कंज्यूम करा और जब मैंने 2 यूनिट को कंज्यूम करा, तो मेरी जो टोटल यूटिलिटी थी, इसे टीयू से डिनोट करते हैं, एंड जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थी, इसको हम एमयू से डिनोट करते हैं। टोटल यूटिलिटी मेरी फर्स्ट वाले केस में कितनी थी, 10, एंड सेकंड वाले केस में मेरी कितनी हो गई, 19, ठीक है। 2 एप्पल को कंज्यूम करके मेरी 19 यूनिट की क्या हो गई, यूटिलिटी हो गई। यहाँ पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 10, ठीक है। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, एडिशनल, ठीक है। जो आपका एडिशनल है, एडिशनल कितने का, 9 का। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा। If 10 units of a commodity yield satisfaction of 100 utils and 11 units of a commodity yield satisfaction of 105 utils, then additional utility on account of the consumption of 11th unit of commodity is 5 utils। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी को कंप्यूट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एमयू। एमयू का मतलब क्या है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी। क्या मतलब है एमयू का, मार्जिनल यूटिलिटी। एंड टीयू का क्या मतलब है, यहाँ पे टीयू का मतलब क्या है, टोटल यूटिलिटी। यहाँ पे लिख लेते हैं एमयू स्टैंड्स फॉर मार्जिनल यूटिलिटी एंड टीयू स्टैंड्स फॉर टोटल यूटिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्जिनल एंड टोटल, ठीक है। अच्छा, ये एन 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 माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सेकंड यूनिट को कंज्यूम करने की, इसका मतलब हुआ फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने की यूटिलिटी, ठीक है। इसी तरीके से हमारी बढ़ती चली जाएगी 4th यूनिट को एंड 3rd यूनिट को, ठीक है, 7th यूनिट को एंड 6th यूनिट को। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी यूटिलिटी को कंप्यूट करते हैं। आई होप टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद आपको जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट इज टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल एक यूनिट को कंज्यूम करने के बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट इज एडिशनल यूटिलिटी, ठीक है। अभी हमें इसके बीच में क्या समझना है कि बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी का रिलेशन क्या है, ठीक है, किस तरीके से वर्क करती हैं, क्या इनका नेचर है, इन सब के बारे में समझना है इस डायग्राम के, इस पिक्चर के थ्रू। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमें रिलेशनशिप के बारे में बताना है, किस चीज के, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, एंड किसके बारे में बताना है, टोटल यूटिलिटी के बारे में। अब हम यहाँ पे समझते हैं 1 बाय 1 की क्या क्या है करके। देखो सबसे पहले आपने एक यूनिट को कंज्यूम करा, फिर 2 यूनिट को कंज्यूम करा, 3rd को करा, देन 4th को करा, देन 5th को करा, देन 6th को करा, देन 7th को करा, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, 4 से 5 नंबर के लिए पूछा जाता है ये, ठीक है, कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। तो आपको ये पूरा इसको बना के दिखाना होता है, ठीक है। एक टेबल आपको अपने आप से ड्रॉ करनी है, देन उसके बाद आपको उसका क्या बनाना है, ये डायग्राम बनाना है, और उसके बाद आपको क्या देनी है, अपनी ऑब्जर्वेशन देनी है, ठीक है। तो ये चीज क्या है, बिल्कुल एज इट इज रहेगी आंसर में। 7 यूनिट को आपको क्या है, कंज्यूम करना है। फर्स्ट वाली प्रोडक्ट को जब आपने कंज्यूम करा तो आपकी जो यूटिलिटी थी वो कितनी थी, 10। फिर जब आपने एक और यूनिट को कंज्यूम करा तो इस बार आपकी यूटिलिटी कितनी हो गई, 18। ये जो 18 यूटिलिटी है ये 2 प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की है, मतलब फर्स्ट वाले को प्लस उसके बाद सेकंड वाले को, 1 + 1, ये 2 यूनिट की यूटिलिटी है आपकी, ठीक है। कितनी यूनिट की, 2 यूनिट की। लेट सपोज कि आपके वाले एग्जांपल में आपका जो कमोडिटी है वो एप्पल है, तो 2 एप्पल को कंज्यूम करने के बाद आपकी जो यूटिलिटी हो जाएगी वो कितनी होगी, 18। देन 24 क्या है, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड,
इस तरीके से क्या है, 3 एप्पल को कंज्यूम करने के बाद आपकी जो यूटिलिटी आएगी वो कितनी हो जाएगी, 24। इसके बाद 4th यूनिट को कंज्यूम करने की टोटल यूटिलिटी कितनी है, 28, देन 30, देन 30, देन 28। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद हमें क्या निकालना है, मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है। अभी हमने पीछे देखा था कि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एमयू बराबर क्या होता है, टी यू, ठीक है, एन माइनस टी यू एन माइनस वन, ठीक है, एन माइनस वन, जहां पे एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉमोडिटी। क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ कॉमोडिटी, ठीक है। चलो मार्जिनल यूटिलिटी को देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। फर्स्ट वाले इसमें, इससे पहले जो आपका कंजम्पशन था वो 0 यूनिट का था, ठीक है, कितना था, 0 यूनिट का था। तो इसका मतलब जब आपने एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं करी तो आपकी यूटिलिटी भी तो 0 रही होगी, है ना। जब आपने कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करा तो इसका मतलब आपकी यूटिलिटी भी कुछ नहीं थी। तो इस केस में आपकी एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन कितना हुआ, 1। एंड एडिशनल यूनिट का बेसिकली हमारी एडिशनल यूनिट यूटिलिटी कितनी आई, 10। तो पहले वाले केस में आपकी एडिशनल यूटिलिटी कितनी हो गई, 10। या आप सिंपली ये कह सकते हो कि पहली वाली यूनिट की टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी सेम होती है, किस केस में, पहले यूनिट के कंजम्पशन में। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वाली यूनिट का, तो नेक्स्ट वाली यूनिट के लिए हमारा कितना हो गया, 2 - 1। मतलब नेक्स्ट यूनिट का जो हमारा यूटिलिटी है, क्या, मार्जिनल यूटिलिटी, वो कितना हो जाएगा, 18 - 10, कितना हो गया, 8। मतलब इस बार में क्या हुआ, आपकी जो यूटिलिटी है वो थोड़ी घट गई है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि जितना आप कंजम्पशन ज्यादा करते जाते हो उतनी क्या होगी, आपकी यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। किसी भी प्रोडक्ट के केस में, इवन अगर आप डायमंड भी खरीदते हो तो डायमंड के केस में भी आपका क्या होता है, पहली बार में जो आप बेसिकली ऑर्नामेंट परचेज करोगे उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी, उसके बाद कम, उसके बाद कम, उसके बाद कम, क्या हो जाती है, हमारी होती चली जाती है, ठीक है। ये ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन टेंडेंसी है। इसके बाद क्या हुआ, अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें, 3 - 2, कितनी एडिशनल यूनिट है, 1, जबकि यूटिलिटी कितनी बड़ी है आपकी, ओनली 6, ठीक है। 24 - 18 कितना बड़ा, 6 बड़ा। इस तरीके से आपकी यूटिलिटी क्या है, कम होती जा रही है। 28 - 24, 4, देन 30 - 28, 2, देन 30 - 30 is 0, एंड 28 - 30 is 0। अच्छा, यहाँ सॉरी, -2। यहाँ पे आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जैसे जैसे आपकी यूटिलिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे आपकी यूटिलिटी बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे आपका क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है आपकी, कम होती जा रही है। एंड एक फेज ऐसा भी आ रहा है कि आपका माइनस हो गया। अच्छा, माइनस यूटिलिटी आपकी किस केस में होती है, आपकी यूटिलिटी माइनस तभी होती है जब आपका क्या होता है कि कंजम्पशन करने का मन ही नहीं है। मतलब आपने इतना ज्यादा खाना खा चुके हो कि अब आपका खाने का मन ही नहीं है, तो उसके बाद आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इवन आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, डिससेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिससेटिस्फेक्शन में। मतलब अब आपको उस खाने को खाने के बाद आराम नहीं मिल रहा, बल्कि आपको उसे खाने के बाद क्या हो रहा है, पेन फील हो रहा है। तो ये क्या है, डिससेटिस्फेक्शन लेवल आ चुका है। ये कौन सा होता है हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है। सम टाइम आपके पेपर में क्वेश्चन और भी आता है कि मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी 0, कैन बी 1, कैन बी नेगेटिव और कैन बी इनफाइनाइट। तो आप बोल सकते हो कि सॉरी, कैन नॉट बी। तो उसमें ऑप्शन में क्या लिखोगे, ऑल ऑफ द अबव। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, एंड इसके अलावा हमारी क्या हो सकती है, मार्जिनल हो सकते हैं, नेगेटिव सॉरी माइनस हो सकती है, प्लस हो सकती है, जीरो हो सकती है, ठीक है। तो नन ऑफ दिस क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है, देखो फर्स्ट यूनिट के केस में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी सेम होती है, पहली ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये होता है कि जिस केस में, जिस समय पे आपकी टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होती है, उस टाइम पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती है, 0। और जैसे ही आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, घटनी शुरू हो जाती है, इन दैट केस आपकी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन आपको पता होनी चाहिए। इनमें से कोई से भी एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में आ सकता है। पहली, कि आपकी फर्स्ट यूनिट के केस में आपकी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी सेम होती है। सेकंड, जिस टाइम पे आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, उस टाइम पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। एंड जिस केस में आपकी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, गिरनी शुरू हो जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो जाती है, माइनस में चले जाते हैं। इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं हम क्या है क्या नहीं करके। देखो ये टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है एंड ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है, ठीक है। तो मार्जिनल सॉरी टोटल यूटिलिटी के केस में आप देखोगे कि ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग रेट से क्या है, ये बढ़ता चले जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है, और इसके बाद ये क्या है, अपने पीक पे पहुंच चुका है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। जिस टाइम पे आपकी टोटल यूटिलिटी क्या है, हाईएस्ट है, इन दैट केस आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 0 है, ठीक है। This is the phase when marginal utility is 30 and sorry total utility is 30 and marginal utility is 0.
मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। एंड जैसे ही आपकी क्या होगी, टोटल यूटिलिटी क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी, इन दैट केस आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि पहले हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये क्या बढ़ती है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। क्या बढ़ती है, डिक्रीजिंग रेट से। डिक्रीजिंग रेट का मतलब होता है बढ़ तो रही है लेकिन आपका क्या है, कम रेट से बढ़ रही है। पहले आपकी ज्यादा बढ़ी थी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम। इसे बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना। ठीक है, जिस टाइम पे आपकी डिक्रीजिंग रेट से यूटिलिटी बढ़ रही होती है उस टाइम पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कम हो रही होती है, मतलब घट रही होती है। और जब आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, इन दैट केस आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। एंड जब आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, माइनस होना शुरू हो जाती है, इन दैट केस आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, माइनस में चली जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक और भी बनता है यहाँ से, कैन एम यू जीरो, क्या एम यू कभी जीरो हो सकता है, तो आंसर विल बी यस। कैन कैन एम यू नेगेटिव, इन दैट केस, इन दैट केस आंसर विल बी यस। ठीक है, दोनों केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस। ठीक है, एम यू नेगेटिव भी हो सकती है, एम यू जीरो भी हो सकती है। बट क्वेश्चन ये पूछेगा कि एम यू कब जीरो होती है, तो जब हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। एम यू कब नेगेटिव होती है, जब हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, कम होनी शुरू हो जाती है। एक बार इसकी पूरी ऑब्जर्वेशन पढ़ लेते हैं। टीयू इज इंक्रीजिंग, टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी एंड एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। TU is increasing, but it increases by smaller and smaller amount for each additional unit. TU क्या करता है, इंक्रीज तो होता है लेकिन यहाँ पे जो उसकी इंक्रीज का जो बेसिकली लेवल है वो क्या होता है, स्मॉलर अमाउंट्स होता है। कैसे होता है, स्मॉलर अमाउंट्स होता है। इन अदर वर्ड TU इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। TU क्या होता है, बढ़ तो रहा है लेकिन एक डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। MU कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। MU कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। क्यों, because of the fact that the consumption of successive unit gives less satisfaction। जितना जितना हम अपने कंजम्पशन को बढ़ाते जाते हैं हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, कम होता चले जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंक्रीजिंग टीयू, अगर हमारा टीयू बढ़ेगा तो एमयू क्या हो जाएगा, हमारा डिमनाइज होगा, कम होगा। ठीक है, टीयू के बढ़ने पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। जब हमारा टीयू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड इन केस ऑफ डिक्रीजिंग टीयू, जब आपका टीयू घटने लग जाएगा, मतलब टोटल यूटिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, घटने शुरू हो जाएगी, तो आपका एमयू क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। एंड इसको क्या बोलते हैं, ये हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ना देके कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम या फिर डिससेटिस्फेक्शन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन विच इज नॉट एक्सेप्टेड इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, इसको समझते हैं। The law of diminishing marginal utility holds that as we consume more of an item, the amount of satisfaction produced by each additional unit of that good declines। क्या इसने बोला, देखो सबसे पहले तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या था, अभी हमने पीछे समझा था। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट इज मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई एम सो सॉरी, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलते हैं, इसको समझते हैं। एज पर दिस कॉन्सेप्ट, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स दैट एज वी कंज्यूम मोर ऑफ एन आइटम, जितना हम किसी प्रोडक्ट को या कमोडिटी को या किसी सर्विस को ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो धीरे 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 करके क्या होता है, कम होने शुरू हो जाता है। जैसे हमने उस एप्पल का एग्जांपल लिया था, जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो जाता है, किसी भी एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद क्या होता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। द चेंज इन यूटिलिटी गेन्ड फ्रॉम यूटिलाइजिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज नोन एज ए मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हमने समझा था कि किसी एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। Psychologically, intensity of desire for a commodity tends to decrease as more and more standard units of a commodity are consumed at a point of time। कहते हैं कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम ज्यादा करना शुरू कर देते हैं एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी प्रोडक्ट को हम पहले आज कंज्यूम कर रहे हैं, फिर कल, फिर परसों, फिर इस तरीके से नहीं। आपको सिंगल एक पर्टिकुलर टाइम पे इसे क्या करना है, कंज्यूम करना है। जितना ज्यादा आप उसे कंज्यूम करते जाओगे, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी या फिर उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसी को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है। मतलब जैसे जैसे आपका क्या करोगे,
आपने एक प्रोडक्ट कंज्यूम करा, आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 100। जब आपने सेकंड प्रोडक्ट कंज्यूम करा, आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 119। इसके बाद जब आपका थर्ड प्रोडक्ट कंज्यूम करा, आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 275। अब ये तो हो गया आपका टोटल यूटिलिटी। यहाँ पे अगर आप अपने मार्जिनल यूटिलिटी निकालोगे तो आपका कितना आएगा? 100। देन 190 माइनस 100 कितना हो जाएगा? यहाँ पे हमारा 90। देन कितना आएगा? माइनस करोगे 85। तो यहाँ पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है? कम होता चला जा रहा है। इसी को क्या बोला गया? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एंड ये किसके कारण होता है? ये होता है ह्यूमन बिहेवियर के कारण, ह्यूमन की टेंडेंसी के कारण, कि जितना उसे एक प्रोडक्ट ज्यादा मिलता चले जाएगा कंजम्पशन के लिए, उतने उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। अभी हमने क्या समझा था? टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एंड उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अभी हमें ये समझना है कि अगर हम एक मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या जंक्शन है, या कोई जंक्शन है भी या नहीं है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी का पहले हम यहाँ पे मीनिंग लिख देते हैं, या मार्जिनल यूटिलिटी से हमने क्या समझा था इसको लिख लेते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है किसी एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन के कारण, किसी एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से जो हमें यूटिलिटी मिलती है, एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से। ठीक है, हमें जो यूटिलिटी मिलती है उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। चलो, अभी हमें इसको समझना है कि इसमें क्या क्या बेसिकली हमारी अजम्पशंस है। तो हमें इसमें सिर्फ दो ही अजम्पशन है। पहली तो क्या, कि जब भी हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो हमारा जो कंजम्पशन होता है किसी भी कमोडिटी का, वो स्टैंडर्ड यूनिट होता है। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या हो गया, कि जैसे मान लो अगर हम बात करें चॉकलेट की, ठीक है, क्या बात करते हैं? चॉकलेट की बात करते हैं। तो जब, और उस चॉकलेट के अंदर मान लो कि टोटल कितनी है? 12 क्यूब्स हैं। कितनी है? 12 क्यूब्स है। 1 2 3 4 5 6, एंड इस तरीके से क्या है? 12 क्यूब्स बने हुए हैं। जब भी हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट से मिलने वाली, इस चॉकलेट से मिलने वाली यूटिलिटी की, तो यहाँ पे हमारा कॉमोडिटी से मतलब ये पूरी चॉकलेट से होगा। किससे मतलब होगा? इस पूरी चॉकलेट से होगा, ना कि सिंगल सिंगल क्यूब से होगा। ठीक है, तो हमेशा हम कंजम्पशन किस चीज का करते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट का करते हैं। ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम, लाइक अ कप ऑफ टी, नॉट अ स्पून ऑफ टी। ठीक है, कप ऑफ टी इज अ स्टैंडर्ड यूनिट, नॉट अ स्पून ऑफ टी। सेकंड हमारी क्या कमोडिटी, सॉरी, सेकंड हमारी क्या जंक्शन होती है, कि कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इज कंटिन्यूअस। कैसा होना चाहिए? जो कंजम्पशन है किसी भी कमोडिटी का, वो कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक यूनिट अभी कंज्यूम करी तो सेकंड यूनिट आप तुरंत इसके बाद ही कंज्यूम करने वाले हो, थर्ड यूनिट उसके बाद कंज्यूम करने वाले हो, फोर्थ यूनिट उसके बाद कंज्यूम करने वाले हो। ना कि इस तरीके से कि आपने अगर एक यूनिट आज कंज्यूम करी तो उसके बाद सेकंड यूनिट आप इसे कल कंज्यूम करोगे, या फिर आपने सुबह कंज्यूम करा तो शाम को कंज्यूम करोगे। नहीं, कंटिन्यूअस कंजम्पशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका कंजम्पशन कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब आप एक ब्रेक मैनर में क्या करो? कंजम्पशन करो, इन दैट केस आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इज कंटिन्यूअस। दो हमने क्या पढ़ी अपनी अजम्पशन पढ़ी, पहली कि स्टैंडर्ड यूनिट में होना चाहिए, एंड सेकंड वन इज कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सिर्फ यही हमारी क्या है? दो बेसिकली हमारी अजम्पशन है जिसके ऊपर हमें क्या करना है? वर्क करना है। किस केस में? जब हम मार्जिनल यूटिलिटी के डिमिनिशिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अभी आगे हमें पढ़ना क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, इससे पहले आपने शायद कभी ना कभी इक्विलिब्रियम वर्ड का मीनिंग सुना होगा या समझा होगा। आज हम समझते हैं कि कंज्यूमर के केस में इक्विलिब्रियम कहां पर सेट किया जाता है। Consumer equilibrium refers to a situation wherein a consumer gets maximum satisfaction out of his given income and he has no tendency to make any change in his existing expenditure. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसी सिचुएशन से होता है जहां पे कंज्यूमर को कैसा सेटिस्फेक्शन मिलता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक कंज्यूमर अपनी मनी को तभी क्या करता है? स्पेंड करता है जब क्या होता है? उसको उस पैसे से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता है? कम होता है, सॉरी मैक्सिमम होता है। रियली वेरी सॉरी। लेट सपोज कि आपकी जेब में क्या है? 100 रुपीज है। आपके पास 100 रुपीज को खर्च करने के मैक्सिमम ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं? कि मान लो आपको इससे क्या करना है? किसी क्लॉथ को परचेज करना है, या मान लो कि आपको इससे क्या करना है? किसी फूड को परचेज करना है। थर्ड वन की आपको क्या करना है? इससे किसी एंटरटेनमेंट पे खर्च करना है। ठीक है, क्या करना है? एंटरटेनमेंट पे खर्च करना है। इस तरीके से आपके, या फोर्थ आपके पास ये हो सकता है कि आपको इसे क्या करना है? डोनेट करना है। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है। आप इस 100 रुपीज को हमेशा वहां पे, अगर आप एक रेशनल कंज्यूमर हो, तो आप इस पैसे को वहीं पे खर्च करोगे जहां से आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या है? सबसे ज्यादा है। लेट सपोज कि आपके पास क्लॉथ नहीं है, तो आप क्या करोगे? क्लॉथ परचेज करोगे। लेट सपोज कि आपके पास क्लॉथ भी है, फूड भी है, तो आप क्या करोगे? उस एंटरटेनमेंट पे खर्च करोगे। इस तरीके से जहां पे आपको आपकी इनकम से या आपकी
पास जो मनी अवेलेबल है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, वही क्या होता है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है। मतलब कि अगर मान लो कि इन 4 केसेस में मेरे को एंटरटेनमेंट में अपनी मनी को स्पेंड करने के बाद मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो यही सिचुएशन क्या हो जाएगी, मेरी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगी। ठीक है। एंड ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे जो कंज्यूमर है वो अपनी एक्सपेंडिचर के पैटर्न को चेंज करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। ठीक है। उसकी कोई भी टेंडेंसी नहीं है कि वो यहाँ पे क्या करे, अपने एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर को चेंज करने में इंटरेस्ट शो करे। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है। ये एक सिचुएशन ऐसी है जहां पे कंज्यूमर को क्या मिलता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है आउट ऑफ हिज गिवन इनकम एंड ही हैज नो टेंडेंसी टू चेंज इन एनी existing expenditure pattern. In other words, a consumer is in equilibrium when he regards his actual behavior as the best possible manner under the circumstances and feels no necessity to change his behavior. ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे जो कंज्यूमर होता है वो अपने द्वारा लिए गए डिसीजन से क्या होता है, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होता है एंड उसको किसी भी तरीके से कोई भी डिसीजन मेकिंग में चेंज नहीं करना होता। ठीक है। एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी एक्सपेंडिचर, राइट। ये क्या होता है, हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। ठीक है। अब हमें इसमें यह पढ़ना है कि कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम में क्या क्या जंक्शंस हैं, मतलब क्या जंक्शन सेट करके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या है डेफिनेशन को लिखा गया। सबसे पहले तो हम ये मान के चलते हैं जो हमारा कंज्यूमर है वो क्या है, रेशनल कंज्यूमर है। अच्छा, रेशनल कंज्यूमर क्या होता है, सबसे पहले तो इसे समझते हैं। रेशनल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या है, सही तरीके से डिसीजन लेने में कैपेबल है। ठीक है। जैसे मान लो कि अगर सपोज करो कि मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी है, ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्या करूँ, फूड को परचेज कर लूँ। 100 रुपीज मेरे पास अवेलेबल है, मैं क्या कर सकती हूँ, फूड को परचेज करती हूँ। और मेरे को बहुत ज्यादा भूख भी लगी हुई है, मैंने क्या करा, फूड पे ना खर्च करके अपने इस पैसे को एंटरटेनमेंट पे खर्च करा। तो इस केस में मैं रेशनल कंज्यूमर नहीं हूँ, मैं कैसी कंज्यूमर हूँ, इरेशनल कंज्यूमर हूँ। ठीक है। तो रेशनल कंज्यूमर वो होता है जो नॉर्मल कोर्स में सही डिसीजन लेने में कैपेबल होता है। Consumer is assumed to be rational. A rational consumer is one who wants to get maximum satisfaction out of his given income. ठीक है। जिसको ये पता हो कि कैसे वो अपनी मनी से, कैसे वो अपनी गिवन इनकम से क्या कर सकता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को फेच कर सकता है। सेकंड वन इज कार्डिनल यूटिलिटी। इससे पहले हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे यूटिलिटी के। क्या क्या पढ़ा था, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी हमारी किसने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी। एडम स्मिथ ने ये बोला था जो हमारी यूटिलिटी है हम क्या कर सकते हैं, उसे कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हैं। दैट मींस यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर दैट इज 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ठीक है। जबकि उसकी तरफ हमारे सेकंड हमारे क्या थी, ऑर्डिनल यूटिलिटी थी, जहां पे जो कि हमारी प्रोवाइड किसने करी थी, जे आर हिक्स ने हमारी क्या करी थी, ऑर्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि जो यूटिलिटी है उसे आप कभी भी मेजर नहीं कर सकते हो कार्डिनल नंबर्स की फॉर्म में। आप ये बोल सकते हो कि आपको किसी भी चीज को कंज्यूम करने के बाद कम सेटिस्फेक्शन मिला, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला या सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, बट आप ये नहीं बोल सकते कि आपको जो सेटिस्फेक्शन है वो 1 2 3 की फॉर्म में मिला। ठीक है। ये हमारी क्या थे, दो डिफरेंट अप्रोचेस थी यूटिलिटी को मेजर करने की। तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के केस में क्या बोलते हैं कि हमारी यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। मतलब हम ये बता सकते हैं कि हमारी जो यूटिलिटी है वो नंबर्स की फॉर्म में मेजर करी जा सकती है। तो पहली हमारी क्या हो गई, रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए, दैट इज। सेकंड क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी होनी चाहिए। इसके बाद हमें बेसिकली क्या हमारी थर्ड बेसिकली अजम्पशन क्या है कि इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होनी चाहिए। अब ये इंडिपेंडेंट यूटिलिटी क्या होती है इसको समझते हैं। इट इज अज्यूम दैट द यूटिलिटी that a consumer gets from a commodity depends upon the quantity of that very commodity alone. It is not affected by the consumer of other goods. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो और उसकी यूटिलिटी की बात करते हो तो उसकी यूटिलिटी अपने आप में इंडिपेंडेंट है। आप उसकी यूटिलिटी को किसी और के रिलेशन में नहीं स्टडी कर सकते हो। इट इज अज्यूम दैट द यूटिलिटी दैट अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ दैट वेरी कमोडिटी अलोन। ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये है, अच्छा मनी की भी अपनी मार्जिनल यूटिलिटी होती है, अभी इसको आगे चल के समझेंगे। तो इसने क्या बोला, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैसे होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब अगर 10 रुपए में जितना सेटिस्फेक्शन मुझे एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करके मिल रहा है उतना ही किसी सेकंड पर्सन को भी मिलना चाहिए। इट इज अज्यूम दैट द मनी मेजर्स द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एज सच इट्स ऑन marginal utility should be remain constant so as to serve as an ideal measure। ठीक है। जिससे कि हम अपनी यूटिलिटी को क्या कर सके, मेजर कर सके। तो हमारी चार एजम्पशन है, क्या क्या है, रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए, कार्डिनल यूटिलिटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होनी चाहिए, और उसके बाद जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए।
ये क्या हमारी 4 एजम्पशन है किस चीज की, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। इसके बाद हमें पढ़ना है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इसको समझते हैं कि क्या चीज है करके, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी अभी तक हमने समझ लिया, कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम समझ लिया। एक बार दोनों को रिकैप ले लेते हैं, इसके बाद फिर इसके बीच में क्या करेंगे, रिलेशन को समझेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, किसी एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे क्या करता है, जो कंज्यूमर होता है अपने गिवन इनकम से क्या कर सकता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल को क्या करता है, अटेन कर लेता है। Now we address the basic question of this chapter: how much of a commodity a consumer buys so that he maximizes his satisfaction and attain the point of equilibrium। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या बेसिकली निकल के आता है कि एक कंज्यूमर को कितनी चीज का या कितनी कमोडिटी का बेसिकली कंजम्पशन करना चाहिए या उसको परचेज करना चाहिए जिससे कि उसको सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। दिस इज डिस्कस्ड विद रेफरेंस टू टू डिफरेंट सिचुएशन। दो सिचुएशन में हमें इसे पढ़ना है, when only one commodity is consumed, जब सिर्फ एक commodity का कंजम्पशन करा जाए, एंड सेकंड when two or more commodities are consumed। ठीक है, सेकंड जब दो या दो से ज्यादा कमोडिटी का कंजम्पशन करा जाए। तो हमें यहाँ पे क्या है, दोनों केसेस को पढ़ने हैं और कहाँ पे किस तरीके से हमारा कंजम्पशन लेवल या सेटिस्फेक्शन लेवल बेसिकली सेट होगा उसको समझना है। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ना है किस केस में, वन कमोडिटी के केस में। किस केस में, वन कमोडिटी के केस में। देखो, परचेज ऑफ अ कमोडिटी बाय अ कंज्यूमर डिपेंड ऑन 3 फैक्टर। सबसे पहले किन किन चीजों पे हमारा बेसिकली मैटर करता है हमारा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। सबसे पहले प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हो, क्या प्राइस मैटर करता है या नहीं करता? अगर नहीं करता तो इट मीन्स ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए है ही नहीं, ठीक है। लेकिन हमें पता है एवरी पर्सन दैट इज स्टैंड इन अर्थ, हर किसी के लिए क्या है, प्राइस मैटर करता है किसी भी कमोडिटी का, ठीक है। चाहे वो प्योर क्लास से बिलोंग करे चाहे वो क्लास से बिलोंग करे। तो हमारे यहाँ पे क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, ठीक है। एक कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद मेरे को कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, वो चीज, कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो। एंड थर्ड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। किसी प्रोडक्ट को परचेज करते समय आपकी मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, ठीक है। ये 3 फैक्टर हैं जो हमारे क्या करते हैं, किसी भी कमोडिटी के परचेजिंग पावर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी के केस में हमने पढ़ा कि 3 फैक्टर हमारे क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी, सेकंड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी एंड थर्ड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को अगर हम कंप्यूट करने की बात करें तो किस तरीके से करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इसको कंप्यूट कैसे करा जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैन बी इन द फॉर्म, अच्छा पी से डिनोट नहीं कर सकते इसको, पी से क्यों नहीं डिनोट कर सकते, इसको समझते हैं। हम इसको पी से डिनोट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें जो नीचे है जो प्रोडक्ट है उसको क्या करना होता है, पी से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे किसी प्रोडक्ट का नाम ले लेते हैं, मान लेट सपोज एक्स। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा एक्स। तो प्रोडक्ट एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हमें समझना है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी और सेवरल कमोडिटी, ठीक है। जितना जो सिचुएशन हमारी टू कमोडिटी के केस में, सेम सिचुएशन हमारी इनफाइनाइट कमोडिटी तक चलती चली जाएगी, ठीक है। कंसिडर अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज बाइंग टू कमोडिटी दैट एक्स एंड वाई, ठीक है। हमें क्या है, सिर्फ 2 कमोडिटी का ले रहे हैं। आगे इसी को हम क्या कर सकते हैं, 3 4 5 6 10 20 इनफाइनाइट नंबर तक लेके जा सकते हैं, सब में सेम कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो इसने बोला कि अगर हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की बात करें तो टू कमोडिटी के केस में आप कैसे निकाल सकते हो। देखो, हमें पता है कि अगर हम गुड्स एक्स को परचेज करते हैं तो हमारी बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैसे कंप्यूट करी जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बराबर होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स डिवाइड बाय प्रोडक्ट प्राइस ऑफ एक्स। ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट एक्स के लिए। लेकिन मान लो कि हमने क्या करा, कमोडिटी वाई के लिए हमें क्या करना है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। इन दैट केस मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी तो आपकी सेम ही रहने वाली है ना, ये तो चेंज नहीं हो सकती। अगर ये चेंज होगी तो फिर तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सारा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा। तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी इस केस में भी सेम रहेगी। बट यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स की जगह किसको लिखा जाएगा, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। तो ये क्या हो जाएगा, कमोडिटी वाई के लिए हमारी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होगी। अब देखो, ये भी क्या है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, ये भी क्या है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। जब दोनों ही ये इसके बराबर है एंड ये इसके बराबर है, इट मींस ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से इन दो इक्वेशन से ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन 1 हो गई, और ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। इन दोनों इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी किसके बराबर होती है,
marginal utility of commodity X divided by price of commodity X, and here marginal utility of product Y divided by प्राइस ऑफ वाई। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये हमने दो कमोडिटी का केस लिया, इसी तरीके से आप 3 4 5 इनफाइनाइट नंबर तक क्या है मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हो, बशर्ते आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या रहनी चाहिए, इन एवरी एस्पेक्ट दिस विल बी सेम। ठीक है, तो यहाँ तक क्या था, ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, खत्म होता है। बस हमें इसमें एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है, किसके बारे में, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बारे में। समझ लेते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, marginal utility of money, that in simple words written as MUM. Marginal utility of money refers to the worth of a rupee to a consumer. ठीक है, worth of a rupee to a consumer. A consumer defines it in terms of utility that he derives from a standard basket of goods that he can buy with a rupee. एक इसको छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। देखो, लेट सपोज कि आप क्या, एक आप शॉप पे जाते हो, वहां से आप क्या करते हो, टूथपेस्ट को परचेज करते हो, ठीक है ना। अगर मान लो, सपोज करो मिस्टर एक्स जो कि क्या है बहुत ज्यादा रिच है, अगर ये इसको परचेज करने जाते हैं तो इनको कितने रुपए का मिलेगा, ये 100 का मिलेगा। और मिस्टर वाई जो क्या है एक पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं, अगर ये इसे परचेज करने जाएंगे तो इन्हें कितने का मिलेगा, इन्हें भी 100 का ही मिलेगा। तो इस केस में, दोनों ही केस में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, दोनों के लिए सेम है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि क्या है, किसी रुपए की वर्थ को बताती है। अ कंज्यूमर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी दैट ही डिराइव फ्रॉम अ स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स, एंड हियर द स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स इज टूथपेस्ट। ठीक है, नीचे इसी चीज को पूरा एग्जांपल के फॉर्म में बताया गया है। इफ अ रुपी कैन बाय 100 kg ऑफ 100 ग्राम ऑफ शुगर, 500 ग्राम ऑफ राइस एंड 500 ग्राम ऑफ salt, and if total utility from these goods say 4 util to the consumer, then the 4 is to be taken as the marginal utility of money. ठीक है, इनसे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी क्या कहलाएगी, हमारी marginal utility of money कहलाएगी। This becomes his standard reference whenever he is buying any commodity. Buying a unit of commodity X for a rupee would mean that consumer expect 4 units of utility from the consumption of commodity X. ठीक है, तो इस तरीके से the MUM becomes a marginal becomes a measuring rod for a rupee worth of satisfaction level. ठीक है, इंपॉर्टेंट हेयर इट इज अज्यूम दैट MUM इज कांस्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, हर एक एस्पेक्ट में सेम रहने वाला है, चाहे वो मिस्टर एक्स के लिए हो, चाहे वो मिस्टर वाई के लिए हो, चाहे वो स्टेट ए में हो, चाहे वो स्टेट जेड में हो। ठीक है, हर एक केस में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद हमें पढ़नी है द बेसिक लिमिटेशंस ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस को पढ़ते समय हमें क्या क्या बेसिकली बेसिक लिमिटेशंस को पढ़ना होता है, या क्या लिमिटेशंस है यूटिलिटी एनालिसिस के केस में। तो सबसे पहली तो हमारी जो यूटिलिटी है वो क्या है, द यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर ओनली। ठीक है, जो यूटिलिटी है इसको सिर्फ हम कार्डिनल नंबर की फॉर्म में पढ़ सकते हैं। ठीक है, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो की जो यूटिलिटी है वो कार्डिनल नंबर में शो ही नहीं होती, वो किसमें बताई जा सकती है, ऑर्डिनल नंबर में। अगर आप एक एप्पल के कंजम्पशन करते हो तो आप ये बोल सकते हो कि आपको एप्पल को कंज्यूम करने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत कम अच्छा लगा, या फिर आप न्यूट्रल रहे, कुछ भी। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि आपको एप्पल का कंजम्पशन करने के बाद 1 सेटिस्फेक्शन मिला, या 2 मिला, या 3 मिला। तो पहली लिमिटेशन तो यही है कि दिस कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर ओनली। ठीक है, एंड सेकंड वन इज satisfaction at the best can be ranked as high or low. ठीक है, it can be compared when the two goods are simultaneously consumed. It is hard to measure it in figures. ठीक है, तो कंजम्पशन का क्या है, बेसिकली आप कभी भी कार्डिनल नंबर में दिखा नहीं सकते, लेकिन हमारी लिमिटेशन ये है कि हमें बेसिकली इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से इसे पढ़ना किसमें होता है, हमें पढ़ना इसे पड़ता है कार्डिनल नंबर के फॉर्म में। इट इज ऑइंग टू दिस लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस दैट हिक्स चैलेंज द रिलेवेंस ऑफ द टेक्निक in expanding consumers equilibrium. Instead he offered that technique of indifference curve analysis, the subject matter of next chapter. आगे हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि इस लिमिटेशन को समझते हुए जो हिक्स ने क्या करा था, इस टेक्निक को चैलेंज करा था, और उन्होंने क्या बताया, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को समझाया, जो कि हमें क्या है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर किससे रिलेटेड है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से ही रिलेटेड है। ठीक है, इसी का आगे क्या है, फर्दर डिस्कशन है। अभी हमें इसमें क्या करना है, एक बार चैप्टर का रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। चैप्टर 3 को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है,
जिसमें हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट अपना क्या पढ़ा था कि कंज्यूमर कौन होता है। ठीक है, कंज्यूमर एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट होता है जो अपनी डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए किसी भी गुड्स या सर्विस का क्या करता है, कंजम्पशन करता है। ठीक है, और यहाँ पे यूटिलिटी का मतलब किस चीज से होता है, सेटिस्फेक्शन से होता है। सेकंड कॉन्सेप्ट हमने किस चीज से पढ़ा था, यूटिलिटी से रिलेटेड। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी दो तरीके की हो सकती है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल जो हमारी यूटिलिटी थी, आई एम रियली वेरी सॉरी, इसमें एडम स्मिथ ने अल्फ्रेड मार्शल के बारे में हमें पढ़ना था। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल वो थे जिन्होंने हमारी क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में बताया था, या ये बताया था कि हमारे जो मेजरमेंट है वो कार्डिनल नंबर्स की फॉर्म में हो सकते हैं। जबकि जे.आर. हिक्स ने हमें क्या बताया था कि हमारी जो यूटिलिटी है दैट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ ऑर्डिनल नंबर ओनली। इसके बाद हमें इसमें क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी प्रोडक्ट के कंजम्पशन से हमें टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। जबकि मार्जिनल यूटिलिटी में हमने पढ़ा था एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। फिर हमने इनके रिलेशन को पढ़ा था। इनके रिलेशन में हमने तीन चीजों के बारे में पढ़ा था। पहली चीज कि हमारी बेसिकली जो टोटल यूटिलिटी होती है एंड मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो फर्स्ट यूनिट के केस में क्या होती है, सेम होती है। इसके बाद हमने ये पढ़ा था जिस टाइम पे हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है उस टाइम पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, 0 होती है। एंड जिस सिचुएशन में हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, डिमनाइज होना शुरू हो जाती है, घटनी शुरू होती है, इन दैट केस हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। फिर हमने ये पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते हैं। इस केस में हमने क्या पढ़ा था, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका कर्व कैसा होता है, स्लोप टू डाउनवर्ड होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है कि जितना ज्यादा वो कंजम्पशन करता जाता है उतना ज्यादा उसे क्या मिलता है, सॉरी उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये क्या था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद हमने दो इसकी एजम्पशन पढ़ी थी। दो एजम्पशन में हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड यूनिट का होना जरूरी है और कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना जरूरी है। मतलब एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या करना है, कंजम्पशन करना है। इसके बाद आपने पढ़ा था कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे सेट होता है, जहां पे वो अपनी गिवन इनकम से क्या कर सकता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल को अटेन कर सकता है। इसके बाद हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में 4 केसेस पढ़े थे। रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए, कार्डिनल यूटिलिटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। इस केस में हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट एक्स के लिए प्रोडक्ट वाई के लिए आपकी मार्जिनल यूटिलिटी सेम होनी चाहिए। स्टेट एक्स और स्टेट बी में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, सॉरी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे कैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं कंज्यूमर सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैन बी अटेन्ड। फिर हमने यहाँ पे दो केसेस पढ़े थे, इन केस ऑफ वन गुड एंड इन केस ऑफ टू और सेवरल गुड्स। ठीक है, वन गुड्स के केस में हमने पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैन बी ऑब्टेन्ड by dividing the marginal utility of product X by price of X, and in case of two commodity this can be attained in the same manner. After that we have studied about what is the marginal utility of money. marginal utility of money का मतलब होता है किसी भी रुपये की वर्थ से। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि बेसिक यूटिलिटी ऑफ सॉरी बेसिक लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस क्या होती है। तो हमने पढ़ा था कि इसमें सिर्फ एक ही हमारी क्या है लिमिटेशन है, वो भी क्या है कि ये जो यूटिलिटी है ये कार्डिनल नंबर की फॉर्म में क्या है, मेजर करी जा सकती है। ठीक है, ये क्या था हमारे पूरे चैप्टर का रोड मैप था जिसमें हमने पढ़ा था कि क्या क्या है। हालांकि हमारी जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये चैप्टर है इसका भी ये फर्स्ट पार्ट है। इसका आपकी जो बुक है इकोनॉमिक्स की उसे इसमें दो पार्ट में दिखाया गया है। आपका फर्स्ट पार्ट में आपको बताया गया है बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पार्ट 1 में जो कि चैप्टर 3 में दिया गया है, इसमें आपको किसके बारे में बताया गया है, यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में। जबकि इसके पार्ट चैप्टर नंबर 4 में आपको किसके बारे में बताया गया है, इंडिफरेंस कर्व के बारे में। ठीक है, तो इसके आने वाली वीडियोस में हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है करके। ठीक है, दिस इज द एंटायर चैप्टर रिलेटेड टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। थैंक यू सो मच।